हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, चैप्टर 1 चैप्टर 2 के बाद अब आए हैं हम यहाँ पे चैप्टर 3 के कुछ एमसीक्यूज लेके। ज़्यादा कुछ एमसीक्यूज नहीं है, एक्चुअली चैप्टर भी छोटा है और उसके कंटेंट के हिसाब से इतना एमसीक्यूज काफ़ी रहेगा। एंड ऑलरेडी आप लोग का एक टेस्ट हो चुका है, वो एमसीक्यूज प्लस ये एमसीक्यूज विल बी इनफ। ठीक है, तो इस चैप्टर 3 में अराउंड 25 कुछ एमसीक्यूज हैं। ठीक है, जो आज हम करेंगे यहाँ पे क्लास में हमारे, जो हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। और भी कुछ अगर एमसीक्यूज होते रहेंगे तो मैं आपको वो इश्यू कर दूंगा, डोंट वरी, सो दैट आपका ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे करेंगे चैप्टर 3 के कुछ एमसीक्यूज, साथ ही साथ चैप्टर 3 के एमसीक्यूज के साथ हम चैप्टर 4 के भी कुछ एमसीक्यूज हैं, जो कि इतनी है अराउंड 25 कुछ एमसीक्यूज है, वो भी हम आज ही इस सेशन में करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा वो सब, मैं उम्मीद रखता हूँ। चलो करते हैं हम एमसीक्यूज। चलिए, तो यहाँ पे हमारा पहला पहला एमसीक्यू आ रहा है चैप्टर नंबर 3 का, और वो एमसीक्यू कुछ इस तरीके से है। यस, बजट वॉज प्रेजेंटेड इन इंग्लिश टिल विच ईयर? बताइए, इंग्लिश में बजट कब तक प्रेजेंट होता रहा? एक्चुअली उसके बाद इस जो ईयर है, इसके बाद बजट जो था वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही फिर प्रेजेंट होने लगा था। तो टिल विच ईयर बजट वॉज प्रेजेंटेड ओनली इन इंग्लिश? तो उसका आंसर है 1955। ठीक है, सी, 1955 तक जो था बजट, इट वाज ओनली प्रेजेंटेड इन इंग्लिश। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड का। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, इन द ब्रिटिश एरा बजट वॉज प्रेजेंटेड एट व्हाट टाइम? किस समय ब्रिटिश एरा में बजट को प्रेजेंट किया जाता था? बताइए। इट वॉज इन द इवनिंग। ठीक है, कितना? 5 PM। तो इसका आंसर है ए। और उसके बाद 11 बजे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंस मिनिस्टर हु डिड नॉट प्रेजेंट एनी इंडियन बजट? इंडिया की हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में से दो फाइनेंस मिनिस्टर हुए जिन्होंने एक भी बजट प्रेजेंट नहीं किया। ठीक है, तो उन उन दो में से किसी एक का नाम यहाँ दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन वो पर्सन है जिन्होंने, ऐसे कौन से फाइनेंस मिनिस्टर है जो बजट कभी प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो ऑप्शन आर केसी न्योगी, सचिंद्र चौधरी, यशवंत राव चौहान, या नन ऑफ दीज। क्या लगता है? तो इसका आंसर है बच्चों आपका केसी न्योगी। ठीक है, ए इज द आंसर। केसी न्योगी ने भी कभी बजट प्रेजेंट नहीं किया था। इनके साथ में एक पर्सन और थे जिन्होंने भी कभी बजट को प्रेजेंट नहीं किया, उनका नाम था, बताओ उनका नाम क्या था? उनका नाम था HN बहुगुणा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, फंड्स ऑफ विच अकाउंट डू नॉट बिलोंग टू दी गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा फंड जो है गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करता है? कंटिजेंट फंड, कंसोलिडेटेड फंड, या पब्लिक अकाउंट, या नन ऑफ दीज? पब्लिक अकाउंट। यस, पब्लिक अकाउंट में जो भी पैसा जमा होता है वो सारा पब्लिक का होता है, जो गवर्नमेंट को क्या करना रहता है? वापस रीपे करना रहता है। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट का पैसा गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करता। इसका आंसर है सी। नाउ फिफ्थ, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम कंटिजेंसी फंड रिक्वायर्स द अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट। तो दिस स्टेटमेंट इज, बताइए, ट्रू और फॉल्स? कंटिजेंट फंड में से आप अगर आप कोई भी खर्चा करते हो तो उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। तो बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है या पार्टली फॉल्स है? बताओ, चाहिए रहता है क्या पार्लियामेंट का अप्रूवल? हाँ जी, चाहिए रहता है, तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, फिफ्थ का बी। नाउ सिक्स, आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट? आर्टिकल 113 में किसके बारे में कहा गया है? कंटिजेंट फंड्स के बारे में, डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में, अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में, पब्लिक अकाउंट्स के बारे में? बताइए बताइए। 112 में क्या है? अकाउंट्स हैं, वो तुम्हारे फाइनेंशियल अकाउंट्स है ना। आर्टिकल 113 डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, आर्टिकल 113 किसका? डिमांड फॉर ग्रांट्स, तो बी है इसका आंसर। नाउ सेवेंथ, द इक्वेशन टू कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट याद करो, एक होता है फिजिकल डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट से प्राइमरी डेफिसिट निकलता है, याद होगा। तो फिजिकल डेफिसिट में से अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट माइनस करते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट, तो आपके पास प्राइमरी डेफिसिट आता है। प्राइमरी डेफिसिट क्या करता है? आपको केवल प्रिंसिपल अमाउंट बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ लोन आपने बोरो किया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट को वो नहीं बताता है। फिजिकल डेफिसिट क्या करता है? लोन अमाउंट प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट, दोनों को कैलकुलेट करके फिजिकल डेफिसिट निकलता है। प्राइमरी डेफिसिट क्या करता है? केवल और केवल लोन अमाउंट बताता है, प्रिंसिपल अमाउंट।
तो बताइए यहाँ पे कौन सा इक्वेशन सही है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डेफिसिट? पहला रेवेन्यू रिसीव्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नहीं। बजट रिसीव्स माइनस बजट एक्सपेंडिचर, ना। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यस दिस इज द राइट आंसर। तो सी है इसका आंसर। 7th का आंसर कितना है बच्चों? सी। नाउ 8, रीपेमेंट ऑफ लोन इज रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर? रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन रीपे करा है, तो रीपे करा है, पे किया तो एक्सपेंडिचर है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नन ऑफ दीज आंसर होगा? अभी समझो, लोन का पेमेंट किया, लायबिलिटीज कम हो गया, तो ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे या तो लायबिलिटीज कम हो या असेट्स बढ़े, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो बेटा दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। 8th का सी। नाउ 9th, what is the other name of money bill which is defined in article 110? money bill का दूसरा नाम is appropriation bill, contingency bill, finance bill या annual financial statements? बताइए money bill का दूसरा नाम? finance bill. finance bill is the other name of money bill which is given in article 110. तो इसका आंसर भी क्या है? C. now next, Which of the following is an example of revenue receipt of government? बताइए revenue receipt का example। revenue receipt मतलब वो receipt जिसके मिलने से गवर्नमेंट बहुत खुश होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके मिलने से ना तो गवर्नमेंट की assets कम होती है, ना ही liability बढ़ती है, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा एक revenue receipt है? amount raised through borrowings, collection of GST या पेमेंट ऑफ सैलरी? पेमेंट ऑफ सैलरी तो एक्सपेंडिचर है, तो ये तो हटा ही दो। तो सी और डी तो हो ही नहीं सकता, ए और बी। अमाउंट रेज थ्रू बोरोइंग्स, बोरोइंग्स अगर किया है तो बेटा लायबिलिटी बढ़ेगा ना, तो ये कैपिटल रिसीट्स है। बी कलेक्शन ऑफ जीएसटी, जीएसटी कलेक्ट यानी टैक्स का कलेक्शन, टैक्स का कलेक्शन इज अ रेवेन्यू रिसीट, तो इसका आंसर है बी कलेक्शन ऑफ जीएसटी। नाउ 11th, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स आर विच टाइप ऑफ रिसीट्स? टैक्स रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स या बजट रिसीट्स? तो डिविडेंड और अगर प्रॉफिट मिल रहा है गवर्नमेंट को, एक तरह का रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट में भी दो टाइप्स होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स, तो इट इज अ नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट में कौन जाएगा? जीएसटी वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह, ठीक है। तो इट इज अ नॉन टैक्स रिसीट, सी इज द आंसर। ग्रांट्स इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट इज विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर और विच टाइप ऑफ रिसीट इट इज? ग्रांट इन एड फॉर कैपिटल असेट, बताइए क्या है? क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, टैक्स रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? तो बेटा इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पे आप एड दे रहे हो फॉर द कैपिटल एसेट यानी क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट, तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 12th का ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट इज बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट, ओके। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू, पार्टली फॉल्स? बताइए। फिस्कल डेफिसिट इज द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, यस इट शोज द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो इट इज ट्रू। 13th का ए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस बजट? बताइए इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो बजट को एनविसेज करता है? विच ऑफ द आर्टिकल एनविसेजेस द बजट? आर्टिकल 280, आर्टिकल 110, आर्टिकल 360 और आर्टिकल 112? बताइए। तो इसका आंसर है डी, आर्टिकल 112 envisages the budget, okay. Now 15, what is the target in terms of GDP, okay? What is the target of fiscal deficit for financial year 2019-20? अभी देखो क्या है ना, बजट पे है इंडियन यूनियन बजट, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 1920 का जो बजट था उसमें कितना टारगेट रेट लगा, तो वो हमको थोड़ा याद रखना पड़ सकता है। 1920 का ले लो, 2021 का ले सकते हो, ठीक है। वैसे हाँ 2021 का भी देख लेना, एक बार सर्च मार लेना, ठीक है। तो व्हाट इज द टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 2019-20? 1920 के लिए फिस्कल डेफिसिट का क्या था टारगेट रेट गवर्नमेंट का? तो बच्चों इट वाज क्या था? 3.1%, 3.5%, 3.4% और 4.4%। तो इसका आंसर बच्चों ऑब्वियसली बात है, शायद आप में से किसी को पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, इसका आंसर 3.4%, दैट इज सी, ओके। नाउ व्हाट इज द बिगेस्ट आइटम इन गवर्नमेंट? अभी देखो ऐसा क्वेश्चन लाइक ये करंट जी के टाइप हो गया, तो ऐसा क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन, मुश्किल से एक दो क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो दोस्तों डोंट वरी, ठीक है, इतना घबराने वाली बात नहीं है।
नाउ व्हाट इज द बिगेस्ट आइटम इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन बजट? बताइए, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में से सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट किस पे करता है? यानी हम ऐसा समझ सकते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में इन सब में से किसका सबसे बड़ा शेयर होता है? ठीक है, लोन रिपेमेंट का होता है, या एक्सपेंडिचर ऑन सेंट्रल प्लान्स, शेयर ऑफ द स्टेट्स इन टैक्सेस एंड फीस, और डिफेंस एक्सपेंडिचर? क्या लगता है किस पे ज्यादा एक्सपेंडिचर का खर्चा है? डिफेंस लगता है तुम लोग को? नहीं बेटा, इसका आंसर है सी, शेयर ऑफ द स्टेट्स इन टैक्सेस एंड फीस। ओके, ये हमारे मतलब एक बड़ा हिस्सा रहता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। नाउ 17th, व्हाट वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इन इंडियन यूनियन बजट प्रेजेंट इन 1920? बताइए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो करंट से रिलेटेड है, तो ये मैंने इसलिए दिया था ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता तो आप लोग आंसर कर पाओगे, तो ये यहीं पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इन इंडियन यूनियन बजट प्रेजेंटेड इन 2019 और 20? क्या है, क्या लगता है? जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी, या ए एंड बी बोथ? अभी देखो, टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, तो चाहे फिर वो जीएसटी हो या कॉर्पोरेट टैक्स, दोनों ही मेन सोर्स है, तो इसका आंसर है डी, ए एंड बी। ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ 1920 के बजट की बात करें, किसी भी ईयर का बजट उठा के देख लो, सभी बजट की ईयर, सभी ईयर के बजट के लिए गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो टैक्स ही रहता है, तो ध्यान रखना, टैक्स, जो भी टैक्स दिखे वो आंसर होगा। क्लियर है बात? नाउ नेक्स्ट, द रेट विच द इनकम टैक्स the rate which the income tax is imposed in India is called? इनकम टैक्स जो लगता है इंडिया में वो किस रेट से लगता है? ठीक है, प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव, रिग्रेसिव या प्रोपोर्शनेट? हमारी कंट्री में इनकम टैक्स जो लगता है बच्चों वो लगता है रिग्रेसिव रेट से। रिग्रेसिव रेट मतलब, सॉरी रिग्रेसिव नहीं, प्रोग्रेसिव रेट से। हमारी कंट्री में इनकम टैक्स जो लगता है वो लगता है प्रोग्रेसिव रेट से टैक्स लगता है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्स बढ़ेगा, और ऐसे लोग जिनका इनकम कम है उनके लिए रेट ऑफ टैक्स कम रहेगा, तो इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब जहाँ पे रेट ऑफ टैक्स आपकी इनकम के साथ साथ बढ़ता है, तो हमारी कंट्री में इनकम टैक्स जो वो इनकम बढ़ने के साथ साथ इनकम टैक्स का रेट भी बढ़ता रहता है, तो वी कैन से कि इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। ओके, तो आंसर है बी। नाउ 19th, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट इन द ईयर 2019-20? 1920 का यूनियन बजट किसने प्रेजेंट किया था? अरुण जेटली ने, निर्मला सीतारमन ने, पीयूष गोयल ने, मनमोहन सिंह जी ने? यस, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, निर्मला सीतारमन। ठीक है, बी। नाउ 20th, सेलेक्ट द कॉन्सेप्ट, करेक्ट, करेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ यूनियन बजट ऑफ इंडिया। बताइए, इनमें से यूनियन बजट ऑफ इंडिया का कंपोनेंट कौन कौन है? वेदर रेवेन्यू बजट इज अ कंपोनेंट ऑफ यूनियन बजट ऑफ इंडिया? यस। कैपिटल बजट इज अ कंपोनेंट ऑफ यूनियन बजट ऑफ इंडिया? यस। एक्सपेंडिचर बजट कंपोनेंट है क्या? नहीं, तो इसका आंसर है डी, ए एंड बी। ए एंड बी बोथ आर दी कंपोनेंट्स ऑफ यूनियन बजट ऑफ इंडिया। ठीक है, रेवेन्यू बजट भी होता है तो कैपिटल बजट भी होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन बजट? इनमें से क्या एक इंडियन बजट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ठीक है, बताइए। मैनेज एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इनकम एंड वेल्थ और अचीव सोशल स्टेबिलिटी? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन यूनियन बजट, या ऑल ऑफ द अबव? देखो, इंडियन यूनियन बजट का इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, ना तो सोशल स्टेबिलिटी अचीव करना है, ना ही इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, ना ही मैनेज एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज। इंडियन यूनियन बजट का वो रहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये सब, इन तीनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव नहीं है इसका इंडियन यूनियन बजट का, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 21 का डी। नाउ 22, द ऑथराइजेशन ऑफ विड्रॉवल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम? जब आप कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से क्या करते हो, अमाउंट विड्रॉ करते हो, तो आपको किसका ऑथराइजेशन चाहिए रहता है? प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का? बताइए किसका? तो बच्चों आपको कंसेंट चाहिए रहता है किसका? पार्लियामेंट का। पहले आपको पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन चाहिए रहता है,
ठीक है, फॉर द विड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, 22 का बी। नाउ नेक्स्ट 23rd, the word budget is mentioned in which of the articles of the Constitution of India? आर्टिकल 266, 112 और 265। बताइए इन तीन में से किसमें जो है आर्टिकल, इन तीन आर्टिकल में से किसके अंदर बजट वर्ड जो है मेंशन है? बताइए क्या लगता है? तो बेटा इसका आंसर है नन। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में जो वर्ड है बजट वो मेंशन ही नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, बजट एनविसेज करता है आर्टिकल 112, बट बजट को मेंशन मतलब बजट क्या है उसको कहीं डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ठीक है, किसी भी आर्टिकल के अंदर। तो इसका आंसर नन, डी। 24 बजट वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन। बताइए इंडिया में बजट कब आया था सबसे पहले? फॉर्मली इंट्रोड्यूस कब किया था? 1860, 1947, 1950 और 1868। तो बजट वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन ईयर 1860। ठीक है, इन ईयर 1860। ए इज द आंसर। यहाँ ये नहीं पूछा कि पहला इंडियन बजट या कौन सा, इंडिया में पहला बजट कब इंट्रोड्यूस हुआ फॉर्मल, तो इट इज इन ईयर 1860। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स बिकेम कॉस्टलियर आफ्टर बजट 2018-19? क्या लगता है इनमें से कौन सा आइटम जो है महंगा हो गया होगा आफ्टर द बजट 2018-19? अभी तुम लोग कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? बच्चों समझो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप थोड़ा दिमाग लगा के खुद से दे सकते हो। ठीक है, तो 2018-19 के बजट में गवर्नमेंट ने सभी टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट, सिगार, इन सभी को क्या कर दिया था? महंगा कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, समझो ऐसा कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ सकता है जो आपको वैसे ही याद होगा। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपको वैसे ही दिमाग में रहेंगे, तो डोंट वरी, इतना कोई पैनिक करने का बात नहीं है। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर में से निकाले मैंने। ठीक है, जो प्रैक्टिस करने लायक थे और जो हमारे देखने लायक थे, ताकि हम एग्जाम में अपियर हों तो हमको करने में कोई दिक्कत ना हो। ये था चैप्टर नंबर 3, सिंपल सा। ओके, और भी अगर क्वेश्चंस होंगे इनके तो आपको मिल जाएंगे, जिनका आपको प्रैक्टिस करना रहेगा उनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 3। ठीक है, क्लियर है बात? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, चलो अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज पे। ठीक है, चलिए यस, ये रहा। स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट रुकिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 के एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया है, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च मोबाइल वॉलेट फैसिलिटी? बताइए कौन था फर्स्ट स्टेट जिसने मोबाइल वॉलेट फैसिलिटी दिया था? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च मोबाइल वॉलेट फैसिलिटी। Then foreign bank is a type of which bank? It is a payment bank, commercial bank, cooperative bank or small finance bank? तो foreign bank is a type of commercial bank. ठीक है, B. Now third, public sector banks account for more than -% of the total banking business in the country. Private banks, cooperative banks, foreign banks or public sector banks? ओके 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 बच्चों, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में एरर है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स अकाउंट फॉर मोर देन -% ऑफ द टोटल बैंकिंग बिजनेस इन द कंट्री। के कंट्री में जो बैंकिंग का जो बिजनेस है उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कितना % का हाथ है? ठीक है, हमारी कंट्री में टोटल जो बैंकिंग जो बिजनेस है उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कितना कंट्रीब्यूशन है? तो ऑप्शंस आर, अभी ऑप्शंस से छोड़ो जो लिखे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको परसेंट में। ऑप्शंस आर 60%, 50%, 75% और 80%। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? 60%, 50%, 75% और 80%। तो बेटा इसका आंसर है 75%। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स का
मोर देन 75% का कॉन्ट्रीब्यूशन है इन दी टोटल बैंकिंग बिजनेस इन दी कंट्री। ठीक है, याद रखना मोर देन 75%। ये ऑप्शन जो है ये कंसिडर मत करना। नाउ नेक्स्ट, बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस laid down by RBI are applicable on private sector bank as well. So this statement is true, false, partly true और partly false। बताइए, आरबीआई जो बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस इशू करता है तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे भी एप्लीकेबल हैं, तो ये बात सही है या गलत है? यस, इट इज ट्रू। ठीक है, कोई भी बैंक हो, कोई भी बैंक हो, ध्यान रखना कोई भी बैंक, उस पर आरबीआई जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इशू करेगा वो उस पर एप्लीकेबल होंगे, तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, फोर्थ का ये। नाउ फिफ्थ, रीजनल रूरल बैंक्स आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड क्रेडिट टू। रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबीस हैं वो किसको क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं? एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, मार्जिनल फार्मर्स को, स्मॉल एंटरप्राइजेस को, या सभी को? बताओ। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरलिस्ट या स्मॉल एंटरप्राइज, सभी को क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए आरआरबी को एस्टैब्लिश किया गया है। क्लियर है बात? नाउ सिक्स्थ, डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस ऑफ मनरेगा वर्कर्स आर डन बाय विच बैंक। कौन सा बैंक है जो मनरेगा के जो वर्कर्स है उनको उनका वेजेस वगैरह देता है? यानी किस बैंक के थ्रू मनरेगा वर्कर्स का जो वेजेस है वो डिसबर्स किया जाता है? बताइए, आरआरबी के थ्रू, कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू, या स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू? मनरेगा के जो वर्कर्स है ना उनको वेजेस का डिसबर्समेंट कौन सा बैंक करता है? तो बच्चों इसका आंसर है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इसका आंसर है कोऑपरेटिव सोसाइटी, बी। नाउ सेवेंथ, which bank is licensed under section 22 of the banking regulation act 1949? सेक्शन 22, ठीक है, कौन सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन से बैंक को लाइसेंस किया गया है? प्राइवेट सेक्टर बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, रीजनल रूरल बैंक्स को, या नन? बताइए, सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपके मटेरियल में है ये? आपके मटेरियल में है ये? क्या लगता है? तो इसका आंसर है बच्चों स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इज लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट इन केस ऑफ पेमेंट्स बैंक इन इंडिया? इंडिया के अंदर जो पेमेंट्स बैंक हैं, चाहे वो पेटीएम पेमेंट बैंक हो, एयरटेल पेमेंट बैंक हो, कोई सा पेमेंट बैंक हो, तो उसमें मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट कितनी है? 1 लाख रुपए है। ठीक है, कितना है? 1 लाख रुपए, सी। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छा कुछ प्रैक्टिस के उससे नजरिए से ले सकते हो। ठीक है, अभी वो चैप्टर 4 में इतना कुछ अमाउंट वगैरह देखा, उस पर इतना नहीं ध्यान देने का, जो काम की चीजें वहीं ध्यान दो। इसलिए मैंने ऐसा एमसीक्यू बनाया तुम लोग के लिए, ताकि तुम लोग को पता चलेगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो फिगर्स वगैरह उस पर इतना नहीं आने का कि इतना डॉलर का इन्वेस्टमेंट करा, इतना डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया, वो सब नहीं। ठीक है, लिमिट्स वगैरह वो सब इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स वगैरह जो होती हैं। ठीक है, लाओ, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स was removed in which year? बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स को कौन से ईयर में रिमूव किया गया था? 2005, 2007, 2010 या 2009? क्या लगता है बच्चों? पढ़ा है ये बुक में? हाँ, बुक में से लिया है ये क्वेश्चन, बताओ। तो बेटा इट वाज रिमूव्ड इन 2009। वो बात अलग है, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स वापस अभी लगा है। ठीक है, बट जो पुराना वाला था जो 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इट वाज रिमूव्ड इन 2000 इन ईयर 2009। डी इज द आंसर। ठीक है, नाउ 10th, मैंने ध्यान रखना क्या बोला। ऑल्दो अभी के बजट में उसको बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स को वापस इंट्रोड्यूस किया गया है, बट जो 2005 का जो टैक्स था ना, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको 2009 में रिमूव किया था। ठीक है, नाउ 10th, व्हेन डिड एलआईसी establish in mutual fund? बताइए, LIC when did LIC established? ये थोड़ा एडिटिंग का मिस्टेक है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, इसको सही कर लेने का कि when did LIC established its mutual fund? LIC ने अपना खुद का म्यूचुअल फंड कब एस्टैब्लिश किया था? When did LIC established its mutual fund?
1980, 1989, 1982 और 1979, कब क्या था बताओ, याद करो। When did LIC establish its mutual fund? तो इसका आंसर क्या है 1989, ठीक है। 1989 में LIC ने अपना खुद का म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। बी, 10th का बी। When was SEBI established? When was SEBI established? 1992, 1993, 1991 या कोई भी नहीं, बताइए SEBI कब एस्टैब्लिश हुआ है, बताओ। तो SEBI was established in year 1992, ठीक है। 11th का ये फुल फॉर्म ऑफ PMFBY, बताइए। दीज आर दी ऑप्शंस। ए, प्रधानमंत्री फूड बेस योजना, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या प्रधानमंत्री नहीं प्राइम मिनिस्टर फूड बीमा योजना, या नन। तो इसका आंसर है बच्चों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। 12th का बी। 13, IRDAI स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डाइवर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नहीं, सी वाले में इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRDAI? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ए इज द आंसर। नाउ 14, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? 12, 14, 19 और 15? तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 2015, तो डी इज द आंसर, ओके। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015। ये सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में सही हैं, मटेरियल में सही है जो इंस्टीट्यूट ने दिया है, बस उनको अच्छे से रीड करने का, सब आंसर मिलेंगे एग्जाम में भी, सब आंसर करके आओगे, ठीक है। और नहीं करके आया तो इनको अच्छे से याद कर लो, ओके, काम आसान हो जाएगा। इन विच ईयर मुद्रा वॉज सेटअप? मुद्रा बैंक से ना, कब सेटअप हुए थे? 2015 में, ये भी 2015 में हुए थे, ठीक है, याद रखने का। तो 2015 में दो मेजर काम हुए थे, एक तो प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा योजना, सॉरी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, और मुद्रा बैंक भी 2015, याद रख लेना ऐसे। 2015 में दो हैं, लिख लो कहीं, ठीक है, ऐसे आसानी रहेगा। तुम लोग चाहो तो डेट्स वगैरह याद करने के लिए ऐसा कर सकते हो कि कोई ईयर है तो वो ईयर लिख लिया, और उस ईयर में जितने भी कुछ इंसिडेंट्स हो ना वो सब लिख लो, ताकि ईयर से तुमको याद रहेगा कि हाँ ये सारे इंसिडेंट इस ईयर के हैं, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे से याद हो जाएगा। नहीं तो कैसे अलग अलग याद रखोगे? तो जो ईयर है ना, जो इंपॉर्टेंट ईयर है वो लिख लो, और उस ईयर में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट काम है वो लिख लो, तो अच्छे से याद हो जाएगा। ये एक ट्रिक यूज में ले सकते हो। 2015 में तो दो चीजें आ गई, मुद्रा और सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। NBFC इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ, एक NBFC इनमें से कौन से बिजनेस में एंगेज रहता है बताओ? लोन्स एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, लीजिंग, या ऑल ऑफ द अबव? तो बेटा एक NBFC इन सभी बिजनेस में एंगेज रहता है, चाहे लोन्स एंड एडवांसेस हो, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हो, या फिर लीजिंग। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नाउ विच NBFC इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन? है ये, रिक्विजिशन नहीं है, एक्विजिशन है, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये एक्विजिशन है बच्चों, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज एज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस। बताइए इसमें से कौन सा NBFC है जो जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है टू अक्वायर द सिक्योरिटीज? तो इसका आंसर है इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम क्या होता है? टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द अदर कंपनीज। तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो? बाय एक्वायरिंग द सिक्योरिटीज, ठीक है। तो इसका आंसर है इन्वेस्टमेंट कंपनी, सी। नाउ 18, व्हाट इज द मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी? ये आपने NBFC का टाइप्स पढ़ा था, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, वहां दिया हुआ है नीचे, अगर आप पढ़ा होगा तो याद होगा। तो बताइए व्हाट इज द मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी? आंसर इज 300 करोड़, ठीक है। आंसर इज, ठीक है, इसका आंसर है 300 करोड़। Now, what is the minimum asset size in systematically important core investment companies? CIC NDSI, याद है इसका नाम? CIC NDSI, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो बताइए उसके लिए मिनिमम असेट साइज कितना है? 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, या 300 करोड़? तो इसके लिए है 100 करोड़ का असेट साइज, ठीक है। इससे पहले था नेट ओन्ड फंड, वहां था 300 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए,
और ऐसा ही ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट को इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए 100 करोड़ का असेट साइज, ठीक है, आंसर है ए। नाउ व्हाट इज द टोटल इंडेटनेस ऑफ द बोरोवर इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो थे ना एमएफआई, एनबीएफसी एमएफआई, तो बताइए उनका टोटल इंडेटनेस कितना हो सकता है, 1,50,000, नो लिमिट या 1.5 लाख। एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन किसी बोरोवर को कितना मैक्सिमम लोन दे सकता है, तो आंसर है 1 लाख, ठीक है। पहली बार 50,000 में, दूसरी बार फिर 50,000 में, ठीक है। तो टोटल इंडेटनेस 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है इन केस ऑफ एमएफआई, एनबीएफसी एमएफआई, याद है, ओके। द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल कंपनी ऑफर्स टू द इन्वेस्टर, बताइए ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट बताइए जो कंपनी इन्वेस्टर्स को ऑफर करता है, वेदर बताइए कौन सा होता है, सब्सक्राइब्ड होता है, इशूड कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल होता है, या राइट शेयर्स होता है। तो बेटा issued capital is the part of authorized capital which a company offers to the investor, आंसर इसका issued capital B। स्फूर्ति, स्फूर्ति stands for, बताइए स्कीम ऑफ फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्निकल इंडस्ट्रीज, या स्कीम ऑफ फंड फॉर रेनोवेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, या स्कीम ऑफ फाइनेंस ऑफ रीजेनरेशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, या डी स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। बताइए क्या है इसमें से सही आंसर स्फूर्ति का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्फूर्ति, बताइए क्या है। तो बेटा स्फूर्ति का फुल फॉर्म था स्कीम ऑफ फाइनेंस, सॉरी स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के लिए ये स्फूर्ति, आंसर है डी। 23 bearer debentures is same as registered debentures, true false, partly true partly false, बताओ registered debenture और bearer debenture सेम होते हैं क्या, नहीं, आंसर है false। 24 which one of the following can not apply for venture capital assistance scheme, ये भी आपके मटेरियल का ही है और दिया हुआ नीचे कि who can apply for venture capital assistance scheme, अगर वो पढ़ा होता तो तुमको याद होगा। बताओ इनमें से कौन अप्लाई नहीं कर सकता है फॉर वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, हु कैन नॉट अप्लाई, फार्मर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कंपनीज, या नन। तो इसका आंसर है नन। फार्मर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कर सकते हैं, और कंपनीज भी कर सकते हैं, तीनों ही कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नन। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैंक लोन्स गिवन टू एससी और एसटी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अंडर स्टैंड अप इंडिया फॉर फाइनेंसिंग, बताइए मैक्सिमम अमाउंट कितना है। मिनिमम अमाउंट है 10 लाख रुपए और मैक्सिमम है 1 करोड़ रुपया, ठीक है। 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का यहाँ पे लोन दिया जाता है अंडर ये आपका स्टैंड अप इंडिया के लिए, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम अमाउंट है कितना, 1 करोड़ रुपया, 25 का बी, और मिनिमम है 10 लाख रुपया, ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 के जो मैंने डिस्कस करे, जो लिटरली काफी अच्छे क्वेश्चन जो मैंने जो बुक में से निकाले हुए क्वेश्चन है, मटेरियल में से, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो कुल मिला के कुछ नहीं करना, आपको अच्छे से आपका मटेरियल रीड करना है, जो लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं जैसे पढ़ाए हैं वो वैसे पढ़ने हैं, और जो मटेरियल आपको अच्छे से रीड करना है, तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में आप उनको टैकल कर पाओगे। तो बच्चों ये हमने कुछ प्रैक्टिस किया, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते चलो, हो जाएगा काम। अभी एक चैप्टर नंबर 5 बचा है, उसका भी एमसीक्यूज आपको मिल जाएगा जल्दी, और उसका भी हम लेक्चर इशू कर देंगे, ठीक है। तो लेक्चर करो, ये क्वेश्चंस करो, तुम्हारा प्रिपरेशन पूरा है तुम्हारे CSEET के एग्जाम्स के लिए। अभी देखते हैं फर्दर नोटिफिकेशन क्या आता है इंस्टीट्यूट की तरफ से तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, जैसे कि उन्होंने प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव के तो कैंसिल कर दिए, अभी तुम लोग का देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बट स्टिल पढ़ाई करते रहो, रोको मत, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, टेक केयर टिल देन, थैंक यू।